झारखंड, हेमंत सोरेन सरकार की जीत 47 वोट पक्ष में और विपक्ष में 29 वोट। हेमंत सोरेन का और चंपई सोरेन का बहुत ही मार्मिक भाषण हुआ। हेमंत सोरेन ने कहा कि शायद मेरी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल, और चंपई साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, तब चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मिस्र के फराव से लेकर मेसोपोटामिया तक दुनिया की कई सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन हम बचे हुए हैं क्योंकि हम प्राकृतिक पूजक हैं और हर मुसीबत से जूझने का जज्बा रखते हैं। हम दुनिया दुनिया की सबसे पुरानी जीवित सभ्यता में से हैं जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हमें आदिवासी होने पर गर्व है। झारखंड जो बिहार से ही निकला था, बिहार की राजनीति एक अलग तरीके की है, लेकिन झारखंड में दलित आदिवासी अस्मिता के साथ बहुत मजबूती से भाजपा और आरएसएस का मुकाबला कर रही है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज चर्चा झारखंड की राजनीति पर और हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन पर। दो खास मेहमान हैं, जेपी सिंह साहब है, संजीव जी हैं। आप लगातार अम्बेडकर नामा पर सुन रहे हैं, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, आखिर बीजेपी चाहती क्या है। स्वागत है सर जी। तो संजीव जी से शुरू कर लेते हैं। संजीव जी, देखिए, जो घटनाक्रम पिछले कई दिनों से झारखंड में था, तो आज जो फ्लोर टेस्ट पे 3 बातें बड़ी जबरदस्त आई सामने। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी साजिश थी कि किसी ढंग से ये सरकार को अपदस्थ करके एक कॉरपोरेट की सरकार झारखंड में बनाई जाए, उसमें विफल हो गई। और इसमें अडानी और अंबानी जैसे लोग शामिल थे जिनका लाखों करोड़ रुपए का इंटरेस्ट इस राज्य के अंदर है, और उन पूंजीपतियों के इशारे पे विधायकों की भी खरीदने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ढंग से हेमंत सोरेन ने 2-3 बातें उठाई। एक तो उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासियों को सत्ता में नहीं देखना चाहते और इनको ये बर्दाश्त नहीं है कि जंगलों से निकल के आदिवासी इनके बराबर कैसे बैठे और इनके बराबर वो आवाज कैसे उठा रहे हैं। और इशारों में उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो आदिवासी मुख्यमंत्री थे उनको अपदस्थ किया गया था। उन्होंने बाबूलाल मरांडी की तरफ इशारा किया था, अर्जुन मुंडा की तरफ इशारा किया था जो भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब वो दिन बस देखने वाले हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और जो तमाम संवैधानिक संस्थाओं का जो घर है वहां से किनकी गिरफ्तारी होगी। हमारी गिरफ्तारी तो राजभवन के अंदर हो गई। तो मेरा ये मानना है कि जो हेमंत सोरेन ने एक और इंपॉर्टेंट बात बोली विधानसभा के अंदर, कहा कि हमारे पास अगर 8 एकड़ जमीन का कोई भी है प्रूफ, कहीं लिखित में है कि हेमंत सोरेन के पास ये जमीन है, तो हम आज राजनीति छोड़ देंगे, पहले प्रूफ लेके आए। और कहा कि उन लोगों के खिलाफ ईडी क्या कर रहा है जो विदेशों में बैठे हैं लाखों करोड़ लेके देश का। हेमंत सोरेन का जो इस तरह का जो आज जो भाषण था, उससे भाजपा की बहुत भारी नैतिक हार हुई है। और राजनैतिक हार इसलिए हुई है कि भारतीय जनता पार्टी टोटली एक्सपोज थी। बिहार में नीतीश कुमार को आपने शपथ ग्रहण करा दिया था तुरंत, और यहाँ 2 दिन तक वेट कर रहे थे कि विधायकों को कैसे तोड़ा जाए। और ये जो है, आज मैं मानता हूं कि झारखंड की राजनीति जो है ये लोकसभा चुनाव के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये 100% ये नजर आ रहा था कि हम यहाँ सरकार बना लेंगे। और सरकार क्यों, चुनाव से पहले भाजपा हर विपक्षी दलों के नेताओं को स्थिर करना चाह रही है, ये सबको पता है। तो मेरा ये मानना है कि आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार झारखंड में हुई है। जेपी सर जी, हेमंत सोरेन की नैतिक विजय, राजनीतिक विजय और भारतीय जनता पार्टी की शर्मनाक हार। जी देखिए सर, आज संसद में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे। गोदी मीडिया कलम तोड़ रही है कि मोदी क्या भाषण देंगे राष्ट्रपति के, उसका जवाब देंगे। वो नैरेटिव सेट करेंगे 24 के लोकसभा चुनाव का।
तो अभी तक मोदी जी का भाषण तो अभी नहीं आया, संसद का नहीं सुनने में आया, न किसी गोदी मीडिया में आया, न प्रिंट मीडिया में दिखाई पड़ा। लेकिन हेमंत सोरेन ने आज जो है वो क्या कहते हैं, झारखंड की विधानसभा में जो वक्तव्य दिया, उसने झारखंड ही नहीं और भी जहां जहां आदिवासी बहुल, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे जो छोटा नागपुर का इलाका उड़ीसा में है, वहां के लिए भी आदिवासी बनाम भाजपा जो है टोन सेट कर दिया। क्यों? कांग्रेस तो उनके साथ है ही, राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ है ही, तो भाजपा ही तो उनका विरोध कर रही है मुख्य रूप से जी। और उन्होंने जो टोन सेट किया वो ये किया कि किसी आदिवासी को ये नहीं देखना चाहते इनके बराबर बैठे, किसी कुर्सी पर बैठे, इनका बस चले तो ये आदिवासियों को फिर से जंगल में हमको भेज दें, जैसे हम जंगल में पहले रहते थे तो हम फिर से जंगल में भेज दें। लेकिन एक बात और भी उन्होंने कही कि चाहे मुझको ये जितना भी डराने की धमकाने की कोशिश करे, चाहे जितना भी जेल में रहे, मैं डरूंगा नहीं, मैं इनका डट कर मुकाबला करूंगा, ये किसी मुगालते में न रहे। वाह। और जिस तरह बताया आपने कि मरांडी साहब, उन्होंने क्या कहते हैं आपके वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जो है चंपाई चंपाई क्या चंपाई सोरेन लिखा जा रहा है उनके बारे में। चंपाई सोरेन तो एक जनरल हिंदी में कह दिया जाता है, वहां लिखा जा रहा है उनको चंपाई सोरेन। तो जो चंपाई साहब हैं, उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ कि हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी रहेंगे और इसको लेकर हमारे अंदर कोई हीन भावना नहीं है, उनकी बात से यही परिलक्षित होता है। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पता नहीं क्या है कि जो जिन लोगों ने दलित, आदिवासी, पिछड़ा ये सब बनाया है, ऊंच नीच बनाया है, वो एक जगह अपने नैरेटिव में जो है वो क्या कहते हैं सफल हो जाते हैं, जब जिनको कमतर घोषित करते हैं वो अपने को स्वयं कमतर मानने लगता है। अब अगर कोई स्वयं अपने को कमतर मानने लगे, हम कमतर घोषित करें, वो कमतर मानने लगे तो पहले ही जो है वो मांगन गया सो मर गया, मरा सो मांगन जाए वाली हाल हो गया उसका। तो क्यों हम कमतर हैं? हम आदिवासी हैं तो हैं, हम वहीं पैदा हुए तो वहीं सही, हम दलित हैं तो हैं, हम ओबीसी हैं तो हैं, और इसी तरह हम ब्राह्मण हैं तो हैं, या हम ठाकुर हैं तो हैं। अब है तो है, जो जन्मना है तो उसको क्या करे, जो जन्मना वाली व्यवस्था है, तो उसके लिए न किसी प्रकार की श्रेष्ठता का भाव होना चाहिए, न किसी प्रकार हीनता का होना चाहिए। और ये चंपाई सोरेन ने आज प्रदर्शित किया। उसके बाद हेमंत ने भी ये प्रदर्शित किया कि हम आदिवासी हैं तो हैं, और हम हैं तो हैं। और दूसरा, उन्होंने जिस तरह ललकार कर कि भाई हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का जो है आरोप सिद्ध कर दो तो हम जो है राजनीति ही नहीं छोड़ेंगे, हम झारखंड भी छोड़ देंगे, इतना ललकार के जो है उन्होंने जो है क्या कहते हैं मतलब ये विधानसभा में जो है मतलब ललकारा। और इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि उनके वकील कबीर सिब्बल ने भी बना दी, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट की आलोचना ही नहीं कर रहे हैं। उसके साथ उन्होंने एक और भी बात कल किसी इंटरव्यू में कहा, वो लगातार उनके इंटरव्यू यूट्यूब पर प्रसारित हो रहे हैं, वायर से, इंडिया टुडे से लेके कई जगह से। उन्होंने कहा कि इनको जो है वो फर्जी लोगों को इकट्ठा करके इनके खिलाफ गवाही दिला के हेमंत सोरेन के खिलाफ 10 फर्जी मुकदमे लादे जाएंगे, और उसी की तैयारी चल रही है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा दिन तक जेल में रह सकें। अब देखिए, इसमें प्रसंगवश मैं इसमें चिदम्बरम का भी नाम लेना चाहता हूं। एक अपराधी भानु प्रताप है जिसको ये लेना चाहते हैं, जिसके यहाँ काफी माल बरामद हुआ, उसको उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उसको ये हिरासत वो लेकर के पूछताछ में सोरेन के खिलाफ गवाही दिलाना चाहते हैं। उसी तरह जैसे सीना बोरा जेल में थी और उनसे जो है उन्होंने उनके खिलाफ गवाही दिलवाया, क्या कहते हैं बयान दिलवाया चिदम्बरम के खिलाफ, और आज तक कोर्ट में कोई जो है कोई इन्होंने वो सबूत नहीं पेश कर पाए। सीना बोरा की जमानत भी हो गई, वो इस समय बाहर हैं, उनके ऊपर एक जो है फिल्म भी आने वाली है, जो है क्या कहते हैं तो कहने का मतलब है कि इस तरह अपराधियों से आप, ये भी मोडस ऑपरेंडी अंग्रेजों के जमाने की पुलिस की है कि पुलिस कहती है कि एक जगह जो है 4 लोग जो है डकैती की 6 लोग योजना बना रहे थे, हमने को सूचना मिली मुखबिर के द्वारा, हमने छापा मारा
तो जो है वो क्या कहते हैं 4 लोग पकड़ में आए, 2 अज्ञात भाग गए। अब वो जो 2 अज्ञात भाग गए उसको क्या करती है पुलिस की, इन चारों के तथाकथित बयान पर, ये नहीं कि 164 में बयान वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए, उनके तथाकथित बयान में जिन 2 नामों को जोड़ना चाहती है जोड़ देती है और उनकी झड़ाई फुकाई शुरू हो जाती है, उनकी खोज शुरू हो जाती है, कोर्ट में जाके भले वो छूट जाए। तो इसी तरह कोई कह दे कि हाँ वो तो हमने अपने हाथ से देखा था कि जो है वो हेमंत सोरेन साहब पैसा ले रहे थे, वो कोर्ट में भले ना प्रमाणित हो। ये व्यवस्था नहीं है कि इस तरह का जो बयान देता है पहले उसी के बयान की टेस्टिंग हो जाए कि अगले आदमी ने ऐसा किया है कि नहीं। ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि हेमंत सोरेन हो या जितनी भी राजनीतिक गिरफ्तारियां हो या जितने राजनीतिक लोगों के यहाँ छापे पड़ रहे हो, उनको घेरने की कोशिश हो रही हो, उसमें एक भी सबूत, कंक्रीट सबूत जो है वो ईडी के पास, सीबीआई के पास नहीं है। पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, जी सेना की जमीन है लेकिन एफआईआर कौन किया, सेना किया, क्या वो किया? वो तो बात की बात है कि सेना की जमीन है, एफआईआर किया नहीं तो इन्होंने ले लिया, इन्होंने बेच दिया। और हमने तो ये भी कहा था ना कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में स्टेट लैंड है उसमें जो मकान खड़े हो गए हैं और स्टेट लैंड किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ना रजिस्ट्री हुई है, तो उसको क्यों नहीं छुड़ाते। यहाँ हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद इलाहाबाद में गंगा यमुना के किनारे जो कछार का एरिया है वहां कम से कम 5 लाख मकान अवैध बने हुए हैं, सब जो है वो एग्रीमेंट टू सेल पर, किसी की रजिस्ट्री नहीं है। क्यों नहीं आप उसको तोड़वाते और गिरवाते। शहर में जो भूमिधरी के मकान है उनको आप गिरवाते हैं, बुलडोजर जस्टिस जो आजकल पूरे देश भर में चल रहा है, भाजपा की जहां सरकारें हैं। कहने का मतलब है कि आप अपने उसके लिए किसी भी मुख्यमंत्री को आप फंसा देंगे। हमने आपसे इसके पहले बताया था कि 2 मुख्यमंत्री और गिरफ्तार हुए थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री अदालती आदेश के बाद गिरफ्तार हुए थे। वो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसी जांच एजेंसी ने गिरफ्तार नहीं किया था। ये देश के पहले एकमात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है जो कुर्सी पर रहते हुए जांच एजेंसियों ने जिनको गिरफ्तार किया है, ये किसी अदालत के आदेश पर गिरफ्तार नहीं है। और इस पर चूंकि इतना मामला उठा, इसीलिए केजरीवाल के मामले में ये कोर्ट में गए हैं, राउस एवेन्यू कोर्ट में संभवतः इन्होंने एप्लीकेशन दी है ईडी ने कि हम बुला रहे हैं, पूछताछ के लिए आ नहीं रहे। और वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि आप जो बुला रहे हैं तो उसमें क्यों नहीं लिखते कि आप हमको गवाही के लिए बुला रहे हैं या हमको अभियुक्त के रूप में बुला रहे हैं। और अभियुक्त के रूप में अगर आरोपी के रूप में बुला रहे हैं तो आपने क्या हमारे खिलाफ एफआईआर लिखी है, जो भी आपके नियम कानून के अनुसार है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक रूप से जो फंसाने की वहां पर कोशिश हो रही थी। और दूसरा, 43 विधायक के साथ उस दिन वो गए थे राज्यपाल के यहाँ पहले दिन, जब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया तो 43 विधायक की सूची दी। उस 43 विधायक में इन्होंने 40 घंटे बाद जब काफी दबाव पड़ा और चारों ओर इनकी धुलाई होने लगी कि आपने नीतीश कुमार को तो तुरंत शपथ दिला दिया, शिंदे को तो तुरंत दिला दिया था, इसके पहले भी नीतीश कुमार को आपने जो है रातों रात भोरे में शपथ दिला दिया और इनको शपथ दिलाने में आप अभी जो है कागज लेके बैठे हुए हैं। तो 40 घंटे बाद जो है इनको इन्होंने बुलाया कि साहब आइए आप शपथ ले लीजिए। 40 घंटे तक वहां कोई सरकार नहीं थी। इस सरकार ने इतनी कॉन्फिडेंट थी कि अपने शपथ ग्रहण से 1 हफ्ते के भीतर ही, माने 3-4 दिन में इसने जो है क्या कहते हैं अपना बहुमत सिद्ध करके दिखा दिया। और आपने जो पटना में जो सरकार बदली बिहार में, उस सरकार का भी 12 तारीख को आपने रखा है क्या कहते हैं शपथ ग्रहण की तारीख, वो मतलब विश्वास मत की तारीख 12 तारीख। तो इतना दिन क्यों लग रहा है। दूसरा, फिर जब आप कह रहे हैं कि आपके पास 128 वोटों का समर्थन है, तो फिर ये कांग्रेस से लेके सब पर जो है वो क्या कहते हैं को बाड़ाबंदी करने की नौबत क्या आ रही है। यही हाल यहाँ भी रहा। आप लगातार ये भाव बनाते रहे, गोविंदी मीडिया से बनाते रहे कि 4 विधायक गायब हैं तो 3 वहां 39 विधायक या 32 उतने ही विधायक गए, 4 विधायक नहीं गए। तो ऐसा आपने जो इंप्रेशन दिया कि वो चारों विधायक टूट करके आपके साथ आने वाले हैं। अरे भैया वो 4 आ भी जाते, आप 29 से लेके 32 तक के बीच में आपकी संख्या है, आपके भी लोग बीमार है, नहीं आए। तो 32 में सरकार बनाने के लिए आपको तो कई माने विधायकों की जरूरत है। 4 विधायक आने से तो आपका काम बनता नहीं।
तो भी लेकिन आपने ये इंप्रेशन लोगों के बीच में भ्रम फैलाए रखा कि सरकार गिर भी सकती है, विश्वास नहीं भी हो सकता। आज बड़ा जो है वो क्या कहते हैं, तलवार की धार पर जो है वो चलना पड़ेगा चंपाई को, क्योंकि जो है वो बड़ा वो है। तो कल बाड़ेबंदी से लाए गए, तो कल से लेके आज तक के बीच में एक आदमी पर एक आदमी लगा हुआ पहरा देने के लिए। वो डंके की चोट पर गए, डंके की चोट पर आए, डंके की चोट पर विधानसभा में गए और डंके की चोट पर उन्होंने विश्वास मत के पक्ष में जी वोट दिया। आप जी उसको तोड़ नहीं पाए जी। संजीव जी, राष्ट्रपति आदिवासी बनाए और अभी राम में पूरा भारत बनाने की तैयारी है, राम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। और अब कह रहे हैं कि भारत में जाति नहीं है, सिर्फ महिला, युवा, बेरोजगार और गरीब यही जाति है। लेकिन इनको बड़ा तगड़ा रेसिस्टेंस मिल रहा है आदिवासियों से। आदिवासी में इन्होंने 30-40 साल बहुत काम किया है, वनवासी। हाँ, तगड़ा आज तो एजेंडा नैतिक हार हो गई बीजेपी की। और एजेंडा जो सेटिंग हुआ है हेमंत सोरेन की ओर से आदिवासियों के बीच, क्या इसका पूरा राष्ट्रीय प्रभाव नहीं पड़ेगा? एजेंडा तो हेमंत सोरेन ने सेट कर दिया जी। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। आदिवासियों के बीच संघ परिवार ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदिवासियों में उनका प्रभाव भी है और आदिवासी क्षेत्रों में वो चुनाव जीतते भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी लेकिन इन सारे कामों के बावजूद आदिवासियों के बीच आखिर इनकी जो क्रेडिबिलिटी क्यों गिरी, ये एक बहुत गहन विचार विमर्श का है। और जिसको हम सिंपल ये नहीं कह सकते कि उनके पास इतने विधायक थे, उनके पास इतने एमएलए थे और उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। सवाल ये है कि आखिर ये परिस्थिति आई क्यों है। देखिए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में एक सरकार बनाई, तो पहली बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री को बनाया गया था, जिनका बैकग्राउंड शायद छत्तीसगढ़ से बताया जाता है और वो आदिवासी समुदाय से नहीं थे। जी क्यों बनाया गया है गैर आदिवासी को? ये इसके पीछे किसका डिजाइन था? तो इसके पीछे जो इम्पोर्टेंट डिजाइन था, उसी दौरान कई घटनाक्रम झारखंड से रिलेटेड घटे। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला था कि गोड्डा में एक पावर प्लांट लगाया जाने की घोषणा हुई, जो अडानी ग्रुप ने लगाने की घोषणा करी थी। देखिए बहुत ये सिंपल गेम नहीं है, हम लोग ऐसे ही ना इस पे बात करें कि चंपई सोरेन ने ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, और ये तो गोड्डा के सांसद अम्बेडकर कौन है? नामा है, इसमें तो तह तक गोड्डा की के बात होती सांसद है। कौन है? देखिए सारे तारों को जोड़िए। गोड्डा का सांसद है निशिकांत दुबे। हाँ दुबे साहब पिछले 5 दिनों में उनके सारे ट्वीट्स देखिए, लगातार एक एक चीज का वो ट्वीट करके जानकारी दे रहे थे कि अभी इतने विधायक ने विरोध कर दिया, चंपई सोरेन सीएम होंगे, कल्पना सोरेन का विरोध हो गया है। ये एक एक जानकारी पूरे प्रदेश में और पूरे देश को भारत सरकार नहीं दे रही थी, कोई झारखंड का मीडिया नहीं दे रहा था। जो गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, जिनके चुनाव क्षेत्र में वो पावर प्लांट लगा है, वो लगातार दे रहे थे। अब वो पावर प्लांट लगने का विवाद ये है कि उस पावर प्लांट में आदिवासियों की जमीन धक्के से अधिग्रहित की गई है। जिन आदिवासियों ने कंसेंट नहीं दिया, उनका जमीन भी एक्वायर किया गया और पुलिस के साथ जाके वहां पे आदिवासियों की जमीन कब्जा किया। 1600 मेगावाट का प्लांट लगना है और 1600 मेगावाट के प्लांट लगने का बिजली जो है वो झारखंड को नहीं मिलेगा। कोयला झारखंड का, जमीन आदिवासियों की, मालिक गुजरात का, और बिजली बेची जाएगी बांग्लादेश के अंदर। ये पूरा गेम समझिए। चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन और रघुवर दास का मसला नहीं है, मसला कहीं और से घूम रहा है। जब रघुवर दास की सरकार 2014 से लेकर 2019 तक थी, तो आप दो घटनाक्रम और देखिए, क्या कॉर्पोरेट गेम खेला झारखंड के अंदर। पहले अंबानी खेलते थे, अंबानी का एक व्यक्ति वहां से परमानेंट था जो राज्यसभा में जाता था, लेकिन झारखंड को मैनेज करता था। वो झारखंड का ही था वो, कोई लेकिन गैर झारखंडी था और वो राज्यसभा में भी जाता था अलग अलग पार्टियों से। कांग्रेस पार्टी में उसकी बड़ी जबरदस्त पैठ थी उस बंदे की, कांग्रेस को भी वो मैनेज करता था। क्योंकि अडानी अंबानी से कांग्रेस में इम्यून तो है नहीं, कांग्रेस में भी बहुत एजेंट अडानी अंबानी के बैठे हुए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि रघुवर दास जी ने दो बड़े अमेंडमेंट झारखंड के अंदर लाने की कोशिश करी। छोटा नागपुर लैंड टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना लैंड टेनेंसी एक्ट, जो आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को आप नहीं दे सकते, और उसको अमेंड करके उसके इंडस्ट्रियल इस्तेमाल का एक प्रपोजल रखा गया।
ताकि बड़े बड़े पूंजीपतियों को आदिवासियों की जमीन सौंप दिया जाए। अब ये पूंजीपति भी कहां से थे आपको पता होगा, कहां से आते पूंजीपति। तो ये सारे गेम में इस बीच क्या हुआ कि आदिवासियों ने रेसिस्ट किया, और आदिवासियों ने रेसिस्ट करने के बाद 2019 में आपको पता ही है कि 2019 में जब चुनाव हुआ, बीजेपी को हार मिली, और बीजेपी को जो सबसे बड़ी हार मिली थी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मिली थी। आदिवासी सीट थी, वहां पे बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर था। यानी कि आदिवासी समझ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ काम है वनवासियों के बीच, और जो एकल विद्यालय के नाम पे और आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में लाने के नाम पे चल रहा है, ये हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बेसिकली ये कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं। सोरेन सीएम बन गए। अब हेमंत सोरेन सीएम बन गए तो निश्चित है कि आदिवासियों की भावनाओं को इग्नोर तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो भी आदिवासी हैं। चाहे हम ये नहीं कहते कि कॉर्पोरेट का प्रेशर उन पर नहीं होगा, कॉर्पोरेट से चंदा वो नहीं लेते होंगे, हम किसी को क्लीन चिट करते ही नहीं देते राजनीति में। मधु कोड़ा जैसे भी रहे, जो आदिवासियों के सीएम बनने के बाद खूब मलाई खा के पता नहीं जेल जाल भी जाए और उनपे कोई मुकदमा और सजा भी हो गया। तो लेकिन हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के इंटरेस्ट को वॉच किया, आदिवासियों के हितों के लिए काम किया। कॉर्पोरेट के वो सारे काम उन्होंने करने से मना कर दिया जो आदिवासियों के खिलाफ जा रहा था। ये है मसला। हाँ, मसला ये था कि फिर अडानी साहब कैसे, अडानी का काम कैसे चलता है। आप देखिए कि झारखंड में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है। झारखंड में भाजपा की तरफ से सबसे ज्यादा एक्टिव है निशिकांत दुबे जी। निशिकांत दुबे जी पे क्वेश्चन किसने उठाया? अडानी पे जब क्वेश्चन महुआ मोइत्रा ने उठाया तो निशिकांत दुबे जी सबसे ज्यादा एक्टिव थे, जो गोड्डा से सांसद थे, और वही शायद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोई एथिक्स कमेटी में लेके आए और महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली गई। सब बैकग्राउंड में अडानी साहब ही थे, उस सारे बैकग्राउंड में। तो आप सारे तार देखिए कि झारखंड के जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं और उनके जो बीजेपी जो पूंजीपति मित्रों के साथ उनके तालमेल देखिए, उस तालमेल से स्पष्ट हो जाएगा कि 8 एकड़ जमीन का क्या मसला है। 8 एकड़ जमीन का मसला अब आपको समझ में आ गया होगा। जमीन हेमंत सोरेन के नाम पे आया नहीं है, हेमंत सोरेन के परिवार के नाम पे नहीं आया है, फिर भी कहते हैं कि 8 एकड़ जमीन हेमंत सोरेन ने ले लिया। अडानी बिना अधिग्रहण के, मतलब बिना किसी कंसेंट के आदिवासियों के वहां पे 1600 1700 पता नहीं कितने 400 450 एकड़ कितने सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहित कर लिए, धक्का करके पुलिस के बल पे जाके कब्जा किया। आदिवासियों की पिटाई तक हुई है गोड्डा जिले में, कोई ईडी की जांच नहीं हुई। तो सवाल यह है कि आदिवासियों के सैकड़ों एकड़ लैंड आपने गोड्डा में कंट्रोल कर लिया अडानी साहब के पावर प्लांट के लिए, और जिसका बिजली का कोई लाभ झारखंड के लोगों को नहीं मिल रहा। झारखंड का कोयला भी इस्तेमाल होगा, झारखंड की जमीन भी इस्तेमाल होगा, और उस बिजली झारखंड बांग्लादेश जाएगा, जिसका विरोध बांग्लादेश में भी हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के राजनीतिक दलों और नेताओं ने कहा है कि बहुत ही महंगी बिजली अडानी बेच रहा है, और अडानी जो है जो कोयले का रेट बहुत ही महंगा करके दिखा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कोयला का ये रेट नहीं है जिस रेट पे वो कोयला खरीद के बांग्लादेश को बिजली देने की बात कर रहा है अडानी ग्रुप। तो ये इस पूरे गेम में हेमंत सोरेन इस कारण से शिकार हो गए, इस पूरे खेल। लेकिन अब मामला सारा सामने आ चुका है, सदन के पटल पे भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई, विधायकों की संख्या वो नहीं बढ़ा पाए, और मैं समझता हूं कि जो 2-4 लोग भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट में रहे भी होंगे, उन्होंने जनता के मिजाज को समझ लिया होगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है झारखंड में। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था झारखंड में, तो आपको एक याद होगा, उससे पहले बहुत अच्छे बहुमत से भाजपा की सरकार दिल्ली में बन गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री जब झारखंड में भाषण दे रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने पूरे इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी और एक विशेष समुदाय के कपड़ों की तरफ इशारा किया अपने भाषण में। जो शायद दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे सीएए के मसले पे, उनके कपड़े, उनके उस पे उन्होंने कहा कि देखिए उनके कपड़े देख लीजिए, पहचान में आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी इतना डेस्परेट थे झारखंड के अंदर कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम का पूरा एंगल देने की कोशिश की, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई थी 2019 में के अंदर। तो मेरा यह मानना है कि इस पूरे खेल में कॉर्पोरेट का एक बहुत बड़ा गेम था, और इस गेम को झारखंड के वर्तमान सरकार ने विफल किया है। और मैं समझता हूं कि आज एक और खबर है कि ईडी भी शायद हाई कोर्ट गई है, क्योंकि उनके ऊपर शायद SC ST एक्ट के तहत कोई मुकदमा दर्ज हुआ है झारखंड में।
तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी उस मुकदमे को लेकर झारखंड हाई कोर्ट गई है, जहां तक अभी मैं कहीं पढ़ रहा। तो ये चलिए मसला उसको है। अलग से करेंगे। जेपी सर, फाइनल जी कमेंट। एक तो नहीं हेमंत नहीं सोरेन का कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाई है, और नहीं नहीं आदिवासी देखिए। पॉलिटिक्स किस तरफ जा, एक सेकंड कह दूं, किस तरफ जाएगा ये भी इशारा हो गया। लेकिन इससे क्या इंडिया गठबंधन का भी मोरल बूस्टअप होगा? जी जेपी सर, फाइनल कमेंट। नहीं, इंडिया गठबंधन का मोराल तो बूस्टअप है ही है भाई। उन्होंने इनके इतने प्रयास के बावजूद वहां जो है बहुमत सिद्ध कर दिया। जो लगातार हो रहा था कि अब गए तब गए, जैसा कि संजीव भाई ने बताया, निशिकांत दुबे एक एक मिनट की रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसमें ट्वीट डाल रहे थे, एक्स पे डाल रहे थे कि अब ये हो गया तो अब वो हो गया तो अब ये हो गया। देखिए, कारपोरेट डिजाइन तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन राजनीति को भी आप उससे अलग करके नहीं देख सकते, ऐसा मेरा मानना है। जी कारपोरेट डिजाइन भी है, और साथ में अगर लोकसभा चुनाव के लिए एक स्टेट और जो है गेरुआ रंग में रंग जाए, वहां की सारी प्रशासनिक व्यवस्था अपने हाथ में आ जाए, तो ये भी कोई छोटा मुद्दा नहीं है 2024 के लिए। तो इसलिए इसमें जो मॉरल बूस्टिंग भी हुई, और जो है आपके क्या कहते हैं, जो राहुल गांधी की यात्रा भी वहां पर पहुंची झारखंड में, उसका भी जो है बहुत ही अभूतपूर्व स्वागत हुआ। और एक मुख्यमंत्री, मतलब वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री जो है एकदम बिल्कुल राहुल के मंच पर चंपाई साहब जो है गए, उससे भी जो है वो क्या कहते हैं, यात्रा का जो है बहुत ही जो है मतलब उसमें दम आया, और जो है काफी उससे जो है लोगों पर भी प्रभाव पड़ा। तो ऐसा नहीं है, इसका राजनीतिक निहितार्थ भी है, इसका जो कारपोरेट निहितार्थ तो अपनी जगह पर है ही है। लेकिन हमने तो ये सुना था कि ये जो है बिजली देना शुरू कर दिया है। क्या अभी संजीव भाई बिजली नहीं दे रहे हैं क्या? ये अभी लगा नहीं है अभी इनका वो नहीं, कॉल? अभी लगता है कोई बांग्लादेश में विरोध था, अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन हमको लगता है वो अंतिम चरण में ही है। क्योंकि जो आपका बंगाल में जो चुनाव हुआ था, उसमें भी जो ये बीजेपी को जिताने के लिए शुभेंदु अधिकारी के उसमें जो है अलानी ने बैटिंग की थी, जिससे ममता की उनकी तलखी भी बढ़ी थी। तो हुआ यही था कि चूंकि जो गोड्डा में जो लग रहा है बिजली का संयंत्र, उसकी बिजली पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाएगी। जी तो जी इसलिए वो चाहते थे कि वहां लाइक माइंडेड सरकार वहां आ जाए, ताकि जो है हमारे जो टावर है ये है वो है, उसमें कोई जो है मतलब विशेष बाधा ना पड़े। और फिर एक बात और भी है कि जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, कोई कम कोई ज्यादा कारपोरेट से मुक्त कोई नहीं। जी जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी जीत हेमंत सोरेन की। गठबंधन, इंडिया गठबंधन में एक मोरल बूस्टर। चलते चलते संजीव जी कुछ कहना चाहेंगे, फाइनल कमेंट? देखिए, मैं एक सिंपल कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर दलित और आदिवासी वोटों को लेकर बहुत गंभीर है, और बहुत गंभीर कोशिश भी कर रही है, सिंबॉलिक मैसेज देती है। हालांकि दलित और आदिवासियों के वेलफेयर के लिए क्या स्कीम्स है, कितना स्कीम है, कितना उनको बेनिफिट्स मिल रहा है, ये तो सबके सामने है। लेकिन सिंबॉलिक मैसेज लगातार भारतीय जनता पार्टी दे रही थी कि छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से बनवा ही दिया था, और जो हमारी जो राष्ट्रपति जो महामहिम है वो भी आदिवासी समुदाय से हैं, उड़ीसा से संबंध रखती हैं, छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी सीएम बना दिए। लेकिन हमको लगता है कि कोई इनका एडवाइजर जो था वो बहुत ही जल्दीबाजी में था, या शायद वो राजनीतिक उसकी समझ बहुत कमजोर थी, जिसने ये एडवाइस दिया कि झारखंड को टॉपल कर लो, झारखंड की सरकार को टॉपल। और वो जितनी मेहनत करी जो गई है, जो द्रौपदी मुर्मू जी को जो राष्ट्रपति बना के आदिवासियों में जो एक मैसेज दिया था भाजपा ने, और जिस ढंग से विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का सीएम बना के मैसेज दिया था, क्योंकि वहां पे बीजेपी की तरफ से राजपूत सीएम लगातार 10 साल रहे थे, रमन सिंह जी रहे थे, तो एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना के जो मैसेज दिया था, उस पर पानी फिर गया है भारतीय जनता पार्टी को, राजनीतिक रूप से बहुत नुकसान हुआ है। ये भाजपा के नेता माने ना माने, इनको चुनाव में उड़ीसा देखिए, झारखंड के बहुत सारे आदिवासी सेम ट्राइब उड़ीसा के अंदर है, जिसमें मुर्मू है, सोरेन है, सारे झारखंड में भी हैं, ओरांव भी बहुत है झारखंड के अंदर, तो उधर उड़ीसा के अंदर। हाँ, छत्तीसगढ़ में भी कुछ ट्राइब्स जो झारखंडी एक ट्राइब्स हैं, झारखंड वाले जो हैं वो उड़ीसा, उधर छत्तीसगढ़ में भी, तो आदिवासियों में एक मैसेज गया है। देखिए, हेमंत सोरेन चाहे किसी भी पार्टी के रहे हो, भाजपा के न रहे हो, आदिवासियों में एक मैसेज गया बहुत बुरी तरह से कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री से आपको इतनी चिढ़ है कि आप उसको जबरदस्ती गिरफ्तार कर रहे हैं 8 एकड़ जमीन के घपले में। 8 एकड़ जमीन, आदिवासियों के लाखों एकड़ जमीन आपने कब्जा कर लिया, उस पर कोई जांच नहीं, और 8 एकड़ जमीन जिसमें कोई प्रूफ भी नहीं मिल रहा है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को सिर्फ बेचैन होकर अरेस्ट कर रहे हैं कि आपकी सरकार नहीं।
वहां पे। तो ये आदिवासियों को समझ में आ गया कि आदिवासियों के लिए ये सरकार जो है बहुत ही अच्छी सोच नहीं रखती है, मेरा ये मानना है। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का। और दोस्तों, देखते रहिए अम्बेडकरनामा, बहुत ही गंभीर बहस। शुक्रिया सर, थैंक यू।